हेलो बच्चों, अ वेरी ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ साजिद सर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए क्लास 7 स्टैंडर्ड से, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक ही वीडियो में पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ भी लग सकता है। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और सारी चीजें बढ़िया से नोट करते जाओ, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट मतलब गिनना, हमें कोई चीज को गिनना है। किसको गिनना है? फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। तो सारी चीजें एक तरफ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं। आपसे कहा गया है हाउ आर द वेरियस आर्टिकल्स एंड मटेरियल शोन इन द पिक्चर मेजर्स। मतलब आपको जो पिक्चर दिखाए जा रहे हैं टेक्स्ट बुक में, वो किस में मेजर करते हैं, ठीक है। तो पहला पिक्चर है ब्रिंजल का। ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब बैंगन, ठीक है। ब्रिंजल, तो ब्रिंजल किस चीज में मेजर करते हैं? किलोग्राम। पता है ना, उसका मास मेजर करते हैं। और मास मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? कौन सा यूनिट यूज करते हैं? किलोग्राम। ब्रिंजल का हम मास मेजर करते हैं और किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा पिक्चर है थ्रेड का। थ्रेड मतलब डोरा, THREAD, थ्रेड। ओके, थ्रेड की हम लेंथ मेजर करते हैं और लेंथ मेजर करने के लिए हम जो यूनिट को यूज करते हैं वो होता है मीटर। ओके, सेकंड पिक्चर में थ्रेड, रस्सी है, डोरा है। अब थर्ड पिक्चर में क्या है? थर्ड पिक्चर में है आपका थर्ड बंच ऑफ लीफी ग्रीन वेजिटेबल। बंच ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल का एक बंच है। तो वेजिटेबल का बंच हम काउंट करेंगे, नंबर्स, 1 डजन, आधा डजन, 10, 12, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम? नंबर्स में मेजर करेंगे, नंबर्स में, ठीक है। नंबर्स में मेजर करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसको नंबर्स में मेजर करेंगे। फोर्थ पिक्चर है मिल्क का। मिल्क, और मिल्क का क्या मेजर करते हैं? यूजुअली हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम मेजर करते हैं हम लीटर में। किसमें? लीटर में। दूध का हम वॉल्यूम मेजर करते हैं ना, लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डायमंड रिंग। डायमंड रिंग, अब जो डायमंड रिंग है, डायमंड रिंग में दो चीजें हैं। डायमंड रिंग में दो चीजें हैं। एक तो इसमें आपको गोल्ड की प्यूरिटी मेजर करना होगी, और दूसरा इसमें आपको डायमंड की प्यूरिटी मेजर करना होगी। तो गोल्ड की प्यूरिटी कैरेट में मेजर करते हैं। किसमें? कैरेट में। 24 कैरेट गोल्ड इज द प्यूरेस्ट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड अगर आप ले लोगे तो ये प्यूरेस्ट फॉर्म होता है। किसका? गोल्ड का, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। सबसे प्योर सोना कौन सा होता है? 24 कैरेट का, 24 कैरेट का। लेकिन 24 कैरेट सोना हम नेकलेस वगैरह बनाने के लिए यूज नहीं करते, बिकॉज वो सॉफ्ट होता है, मऊ अस्ते नरम होता है वो, ठीक है ना। तो 24 कैरेट, तो इस गोल्ड की प्यूरिटी किस में मेजर करते हैं? कैरेट में मेजर करते हैं। डायमंड की प्यूरिटी भी कैरेट में ही मेजर करते हैं। तो 24 100% प्योर होगा। 24 कैरेट कैसा होगा? 100% प्योर होगा। और डायमंड की जो प्यूरिटी होती है ये भी कैरेट में ही मेजर करते हैं। और 1 कैरेट डायमंड मतलब 200 मिलीग्राम। कितना? 200 मिलीग्राम, या इसको आप कह सकते हो 0.2 ग्राम, ठीक है। 200 मिली, मिली मतलब 10⁻³ होता है, आगे देखेंगे। आप सिर्फ इतना याद रखो, 1 कैरेट डायमंड मतलब 200 मिलीग्राम होता है, 200 मिलीग्राम होता है, ठीक है। और सिक्स पिक्चर में क्या है? क्लॉथ है। और क्लॉथ, कपड़ा हम कैसे लेते हैं? कपड़ा हम मीटर में मेजर करते हैं। क्या? मीटर में, ठीक है, या मीटर में कपड़ा हम मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ क्वांटिटीज दी थी। ब्रिंजल, ब्रिंजल का मास मेजर करते हैं किलोग्राम में। थ्रेड था, डोरा, रस्सी थी, लेंथ मेजर करते हैं मीटर में। बंच ऑफ वेजिटेबल, इसके नंबर काउंट करते हैं हम, 12, 15, 16, कितने जुड़ी, 1 जुड़ी, 2 जुड़ी, ये टाइप में। मिल्क का हम वॉल्यूम मेजर करते हैं लीटर में। डायमंड में दो चीजें होती है, एक होता है गोल्ड, सोना, और दूसरा होता है डायमंड। तो डायमंड की प्यूरिटी कैरेट में मेजर करते हैं। 24 कैरेट अगर गोल्ड है तो प्यूरेस्ट फॉर्म होगा। और डायमंड की प्यूरिटी भी कैरेट में मेजर करते हैं। 1 कैरेट डायमंड मतलब 200 मिलीग्राम का डायमंड, मतलब 0.2 ग्राम का डायमंड। और क्लॉथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आप बढ़िया से नोट कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया, ठीक है। चलो, तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक का पहला हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप अगर इसका इंपॉर्टेंस समझोगे तो 12th में जब आप चले जाओगे, 12th में, 11 12th में, तो 11th का पहला टॉपिक है मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेजरमेंट आपको 11th में फिर से आएगा और यही चीजें रिपीट होंगी आपको, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमने मेजरमेंट कैसे करते, इसके बाद आपका जो मेन
टॉपिक है वो शुरू होता है। तो पहली हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के लिए सबसे पहले आपको समझना है क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी, ग्रीन पेन की विजिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं। क्वांटिटी उतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है चलो, इसके बाद ग्रीन हम सिर्फ अंडरलाइन के लिए यूज करेंगे। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी दो टाइप की होती है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब कुछ अमाउंट, कुछ क्वांटिटी, ओके, ये दो टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटीज QUANTITY, द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, मेजर्ड, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उनको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। लिखते जाओ और कई बार स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, एडवांस स्टूडेंट बनो। ओके, द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। एंड व्हिच कैन नॉट बी मेजर, कांट बी मेजर्ड, जिसको हम गिन नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी? मास मेजर कर सकते हैं ना, मास मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, उसके बाद टाइम मेजर कर सकते हैं, उसके बाद टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, उसके बाद एरिया मेजर कर सकते हैं, उसके बाद वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, उसके बाद फोर्स मेजर कर सकते हैं, उसके बाद वर्क मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। आप मास को किस में मेजर करते हो? किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, एरिया को मीटर स्क्वायर में। कैसे? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, भाई साहब, न्यूटन, न्यूटन के नाम से होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। इतनी चीजें आप मेमोराइज कर लो, जूल, ठीक है ना। तो ये सारी यूनिट जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, भाई हम मास को मेजर कर सकते हैं, कितना है? 10 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 3 किलो, 5 किलो, तो इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब सर ऐसे एग्जाम्पल बताओ जिसको हम गिन नहीं सकते। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका एंगर। आपके पप्पा को कितना किलो गुस्सा आया था, ऐसा ऐसे थोड़ी होता है। एंगर मेजर नहीं कर सकते। इमोशंस, गुस्सा कितना आया, या फिर आप कितने इमोशनल हुए, ठीक है, या फिर लव, ठीक है, ये सारी चीजें आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गई? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो जिनको आप मेजर कर सकते हो उनको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज, और जिनको आप मेजर नहीं कर सकते उनको क्या बोलोगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? द क्वांटिटीज विच कैन बी measured are called as physical quantities and the quantities which cannot be measured are called as नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। उनको क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तीन चीजें होती है, देखो, जिसको मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। QUANTITY। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम गिन सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को तीन चीजें होती है। एक होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ होता है यूनिट, सपोज फॉर एग्जांपल मास, कितना मास भाई? 20 किलोग्राम। तो ये 20 क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम क्या हो गया? इसका यूनिट। एम फॉर मैग्नीट्यूड, यू फॉर यूनिट, ठीक है। सपोज क्वांटिटी है टाइम, क्या? टाइम, तो आपने कहा 30 सेकंड, तो ये 30 क्या हो गया? टाइम का मैग्नीट्यूड। सेकंड क्या हो गया? उसका यूनिट। क्या हो गया? उसका यूनिट। उसके बाद आपने कहा फोर्स, क्या कहा? फोर्स। सपोज फोर्स इज 50 न्यूटन, तो 50 क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड। न्यूटन क्या हो गया? उसका यूनिट। सपोज आपने कहा वर्क इज 30 जूल, तो 30 क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड। जूल क्या हो गया? उसका यूनिट। सपोज आपने कहा टेम्परेचर, क्या कहा? टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30, सपोज 30 हो रहा बहुत बार, 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड। डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? उसका टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद किसी ने कहा वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, तो 30 क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड।
मीटर पर सेकंड क्या होगा उसका यूनिट। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नंबर होता है, एक डिजिट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगली डेफिनेशन है आपके सिलेबस में, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, QUANTITY। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको अगर एक्सप्रेस करना हो तो आपको दो चीजें बतानी होगी, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट। तो क्या बोलेंगे आप, टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अ वैल्यू एंड यूनिट आर यूज्ड। द वैल्यू यूज्ड to express the physical quantity QUANTITY, the value used to express the physical quantity along with unit is called मैग्नीट्यूड। उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी ने पूछा कि भाई टाइम क्या हो रहा है, या फिर किसी ने पूछा कि भाई आज टेम्परेचर कितना था, तो आप क्या बोलोगे, आज अरे यार समर सीजन है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, 46 डिग्री सेल्सियस। तो आपने टेम्परेचर एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें यूज की, एक तो 46 और दूसरा डिग्री सेल्सियस। तो ये 46 क्या है, 46 है मैग्नीट्यूड किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, और डिग्री सेल्सियस क्या है, यूनिट किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। कौन से, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो द वैल्यू है ना ये, द वैल्यू यूज टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी अलॉन्ग विथ यूनिट के साथ जो वैल्यू यूज की जाती है उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। जैसे कि सपोज किसी ने कहा फोर्स इज 100 न्यूटन, तो न्यूटन हो गया फोर्स का यूनिट, तो 100 हो गई वैल्यू, तो इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। किसी ने कहा कि वर्क हो गया 300 जूल, तो जूल क्या हो गया उसका यूनिट, और 300 क्या हो गई उसकी वैल्यू, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। तो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। अब कोई बोलेगा नांदेड़ से मुंबई 500 किलोमीटर दूर है, तो 500 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर क्या हो गया उसका यूनिट। 500 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर क्या हो गया उसका यूनिट, ठीक है। तो आई होप आपको क्वांटिटीज क्लियर हो गए। क्वांटिटीज दो टाइप के होते, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर ये सारे। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, देख लो, फिजिकल quantities QUANTITIES, physical quantities are classified लिखते जाओ, in two groups. Physical quantities are classified into two groups. Which are those two groups? That two groups are number one scalars, and number two vectors. ओके, तो स्केलर किसको बोलेंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर्स। और जिसको डायरेक्शन की जरूरत होती है उसको बोलेंगे वेक्टर्स। आराम से समझो, पहले डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद मैं अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी QUANTITY having magnitude only and no direction नहीं होती, no direction is called scalars। उसको क्या बोलेंगे, स्केलर्स, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको बोलेंगे स्केलर्स। और द फिजिकल क्वांटिटी QUANTITY, the physical quantity having magnitude as well as direction is called vectors। तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको क्या बोलेंगे,
वेक्टर्स। अच्छे से याद रखो। सपोज आपको एग्जांपल, इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, एक्सेम्पली ग्रेटिट्यूड इसका लॉन्ग फॉर्म होता है, तो ईजी मतलब फॉर एग्जांपल होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मास, सपोज किसी ने आपको आपका मास पूछा, तो डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या? नहीं, सीधे सीधे बोल दो 5 किलोग्राम। 5 उसका मैग्नीट्यूड होगा, किलोग्राम उसका यूनिट होगा, तो मास को डायरेक्शन की जरूरत होती है क्या? नहीं। उसके बाद लेंथ, लेंथ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। उसके बाद एरिया, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम, ओपन स्पेस, वॉल्यूम को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। उसके बाद वर्क, वर्क को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। उसके बाद पावर, पावर को भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। उसके बाद पावर होगा, उसके बाद प्रेशर, प्रेशर को भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रेशर हो गया। उसके बाद क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर याद कर लो। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? घनता, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। इसके फॉर्मूले देखेंगे, अभी तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। डेंसिटी, तो ये सारी चीजें ऐसी है जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? स्केलर। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो उसको बोलेंगे स्केलर। और जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसके एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद फोर्स, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आपको आगे हायर स्टैंडर्ड में पता चलेगी। सिर्फ याद करो कि डिस्प्लेसमेंट विदाउट डायरेक्शन कोई मीनिंग नहीं होता, फोर्स के लिए भी डायरेक्शन लगती है, वेलोसिटी के लिए भी डायरेक्शन लगती है, एक्सेलरेशन के लिए भी डायरेक्शन लगती है, मोमेंटम के लिए भी डायरेक्शन लगती है। याद रखो मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, आगे आएगा आपको, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको डायरेक्शन होती है, और विदाउट डायरेक्शन इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो अब इसके बाद स्केलर में क्या लिखोगे आप? इट कैन बी चेंज बाय, अगर स्केलर चेंज करना है, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड। तो इसको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चेंजिंग मैग्नीट्यूड। क्यों? बिकॉज इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन तो है ही नहीं। अगर आपको स्केलर चेंज करना है, सपोज आपको मास चेंज करना है, 5 किलो का 10 किलो करो, 5 का 10 किया, डायरेक्शन तो है ही नहीं। लेकिन अगर आपको वेक्टर चेंज करना है, इट कैन बी चेंज बाय, इसको चेंज करना है, इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। तो 3 तरीकों से आप वेक्टर को चेंज कर सकते हो, बिकॉज वेक्टर के पास 2 चीजें हैं, एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड है, दूसरा उसके पास डायरेक्शन है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड बदलोगे तो भी वेक्टर बदल जाएगा, अगर आप डायरेक्शन बदलोगे तो भी वेक्टर बदल जाएगा, दोनों बदलोगे तो सोने पे सुहागा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको बोलेंगे स्केलर, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर को अगर बदलना है तो आप 3 तरीकों से बदल सकते हो, एक तो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। लेकिन अगर आपको स्केलर बदलना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड भी बदल दिया तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का कंसेप्ट आता है मास। क्या? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मास, ठीक है। तो मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मास। लिखो डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ मैटर present in any substance, amount of matter present in any substance is called mass। इसको क्या बोलेंगे? मास। किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मास है उसको क्या बोलेंगे? कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसको क्या बोलेंगे? मास। क्या बोलेंगे? मास। इमेजिन करो ये अर्थ है, सपोज दिस इज द अर्थ, ठीक है, और ये है मून। ये क्या है? मून। अब अच्छे से समझो ये चीजें, ये क्या है? मून। अब मैंने क्या किया? मून पे एक ऑब्जेक्ट रखा, वही ऑब्जेक्ट उठा के मैंने अर्थ पे रखा, ठीक है। अब देख लो इसमें कितना मास था, कितना मैटर था। सपोज ये 1 2 3 4, इसमें 4 मैटर था। अब इसको उठा के मैंने मून पे रखा तो कितना मैटर है? 1 2 3 4। तो अमाउंट ऑफ मैटर चेंज हुआ क्या? नहीं। तो अगर आप किसी सब्सटेंस को अर्थ से मून पे शिफ्ट करोगे तो उसका मास चेंज होगा क्या?
बिल्कुल नहीं, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, और अमाउंट ऑफ मैटर कभी भी चेंज नहीं होगा। आप उसको चांद पे लेके चले जाओ, मून पे लेके चले जाओ, प्लेनेट पे लेके चले जाओ, जमीन के अंदर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, मास चेंज होगा क्या? नहीं, बिकॉज अमाउंट ऑफ मैटर चेंज होगा क्या? नहीं। तो मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा याद रखना, मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बॉडी का मास हमेशा कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब एक टर्म डिफाइन करूंगा मैं, उसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या? किसी भी बॉडी की एबिलिटी। अब एक चीज याद रखो, फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर बॉडी के दो स्टेट होते हैं, एक तो बॉडी रुकी हुई होगी या मोशन में होगी, रुकी हुई होगी या मोशन में होगी, तीसरा कुछ होगा क्या? नहीं। दुनिया के जितने सब्सटेंस है सबको आप ऑब्जर्व करो, अर्थ घूम रहा है, मूविंग है। किसी बॉडी को आपने जमीन पे रख दिया, स्टेशनरी है। तो बॉडी फिजिक्स के एंगल से दो ही हो सकती है, एक तो मूविंग है, एक तो स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी बॉडी हमेशा स्टेशनरी स्टेट को ही पसंद करेगी, और मूविंग बॉडी हमेशा मूविंग रहना ही पसंद करेगी। ठीक है, जैसे कि सपोज अब ये टेबल है, यहाँ पर टेबल रखा हुआ है, तो टेबल हमेशा स्टेशनरी, तो स्टेशनरी रहना पसंद करेगा ना। तो द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। समझ में आएगा? अच्छे से सुनो, आगे के 5 मिनट समझ में आ जाएगा। द एबिलिटी ऑफ बॉडी, द एबिलिटी ऑफ बॉडी, ये गैलीलियो का कंसेप्ट है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिमेन, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स existing state, existing state, existing state is called inertia। एबिलिटी मतलब क्षमता, बॉडी की क्षमता उसके ओरिजिनल स्टेट में रहने की, उसको क्या बोलेंगे? इनर्शिया। सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं आपको। सपोज मैंने आपकी तरफ एक बॉल फेंका, तो आप पकड़ोगे उसको, ठीक है ना? तो वो मूविंग में था, लेकिन आप उसको रुका रहे हो, मतलब उसको अपोज कर रहे हो, उसके इनर्शिया को अपोज कर रहे हो। तो आप बोलोगे सर बॉल का मास कम है, हम उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन वही आगे से बस आ रही है, एक बस आ रही है, मूविंग है, आप उसके सामने जाके उसको रुकाओगे क्या? नहीं। आप क्या बोलोगे? सर उसका मास ज्यादा है ना सर, वो कैसे रुक सकता है? तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल, सपोज फैन घूम रहा है। कई कई बच्चे फैन को ऐसे हाथ से रुका देते हैं, बिकॉज उसका इनर्शिया कैसा है? कम है। लेकिन हेलीकॉप्टर का फैन है, हेलीकॉप्टर का जोर से घूम रहा है, उसको हाथ से आप रुका सकते हो क्या? नहीं रुका सकते, बिकॉज उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। मतलब किसी बॉडी का अगर मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब उसकी एबिलिटी ज्यादा होगी उसके ओरिजिनल स्टेट में रहने की। जैसे कोई बड़ा पत्थर है, बड़ा पत्थर रुका हुआ है, आप उसको कितना भी ढकल रहे हो, वो ढकलेगा क्या? नहीं ढकलेगा। क्यों? बिकॉज उसका मास ज्यादा है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो मास क्या मेजर करता? इनर्शिया मेजर करता। अब रुके हुए पत्थर की जगह सपोज छोटा सा पत्थर है, ऐसे मूव हो रहा है, चढ़ रहा है, तो छोटे पत्थर को आप रुकाओगे, क्यों? उसका मास कम है और उसका इनर्शिया कम है, मतलब उसका अपोजिशन कम है। लेकिन अगर ऐसा बड़ा पत्थर ऊपर से आ रहा है, उसके सामने आप जाके ऐसे रुकाओगे क्या? नहीं। आप क्या बोलोगे? उसका मास बहुत ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, मतलब मोशन में रहने की उसकी टेंडेंसी कैसी है? ज्यादा है। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिमेन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट मतलब स्टेशनरी बॉडी स्टेशनरी ही रहना पसंद करती है, और मूविंग बॉडी मूविंग ही रहना पसंद करती है। ठीक है, तो इस एबिलिटी को क्या बोलेंगे? इनर्शिया। तो मास क्या मेजर करता है? मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज अ मेजर, मास क्या मेजर करता है? मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। कैसा मेजर करता है? ग्रेटर द मास, ग्रेटर द मास मोर द इनर्शिया, मोर द इनर्शिया। मास ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। लेसर द मास, लेसर द मास, मास कम, लेसर द मास लेस is inertia, less is inertia. And what is inertia? Inertia is the ability of body to remain in its existing state। अब existing state में रहने की ability मतलब फिजिक्स में बॉडी दो तरह की हो सकती है, एक तो रुकी हुई या एक तो मूविंग। तो रुकी हुई बॉडी रुकी हुई रहने की कोशिश करती है, और मूविंग बॉडी मूविंग ही रहने की कोशिश करती है। तो इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो ऐसी एबिलिटी जिसका मास ज्यादा है उसमें ज्यादा होगी, जिसका मास कम है उसमें कम होगी। ठीक है, अब इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है, मास का जो यूनिट होता है, एक तो किलोग्राम होगा या ग्राम होगा, किलोग्राम होगा या ग्राम होगा। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो मास के बारे में क्या क्या पता होना जरूरी है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मास,
मास इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कुछ भी करो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इनर्शिया मतलब क्या, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब ओरिजिनल स्टेट। रुकी हुई है तो रुकी हुई रहने की कोशिश करेगी, मूविंग है तो मूविंग ही रहने की कोशिश करेगी, उसको बोलेंगे इनर्शिया। इमेजिनरी कंसेप्ट है वो। और मास क्या मेजर करता है, इनर्शिया। ज्यादा मास इनर्शिया ज्यादा, कम मास इनर्शिया कम। और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम या ग्राम, किलोग्राम या ग्राम। अब मास के साथ एक क्वांटिटी होती है जिसको कहा जाता है वेट। क्या कहा जाता है, वेट, WEIGHT, WEIGHT, वेट। तो वेट जब भी आ जाए तो हमेशा याद रखना, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास। इट इज, इसकी डेफिनेशन, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मास, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मास। वही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है और ये मून है, ये अर्थ है ये मून है, ठीक है। इस पे एक बॉडी रखी, इस पे एक बॉडी रखी, इसका मैटर कितना है, सेम बॉडी, हाँ सेम बॉडी, ओके। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4, ठीक है। तो इसका अमाउंट ऑफ मैटर अर्थ से मून पे शिफ्ट करने से चेंज हुआ क्या, नहीं। तो इसका मास अगर यम बरोबर 5 किलोग्राम है तो इसका भी मास कितना होगा, यम बरोबर 5 किलोग्राम। लेकिन अर्थ क्या करेगा, इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से, इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होगा। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होगा। आप बोलोगे सर क्यों अलग होगा, बिकॉज अर्थ बड़ा है मून छोटा है, अर्थ बड़ा है मून छोटा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास के वजह से होता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। दुनिया के किसी भी दो मास में एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ का ग्रेविटेशन फोर्स अलग है, यहाँ का ग्रेविटेशन फोर्स अलग है, कम है ज्यादा है वो बात का सवाल रहा है, लेकिन अभी तो दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स अलग है, तो दोनों का वेट कैसे होगा, अलग होगा। तो अगर आप बॉडी को पृथ्वी से मतलब अर्थ से चांद पे शिफ्ट कर लोगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा और क्या बदल जाएगा, मास कांस्टेंट रहेगा और वेट बदल जाएगा। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मास इज कॉल्ड वेट, इज कॉल्ड वेट, उसको क्या बोलेंगे, वेट। तो किसी भी WEIGHT, किसी भी मास पे जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, वेट। क्या बोलेंगे, वेट, ओके। तो वेट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स है ना WEIGHT, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, QUANTITY, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये बॉडी है, तो इसका मास किधर होगा, इसका वेट किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज W, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है, वेट होता है। तो वेट WEIGHT, वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो वेट क्या है, एक फोर्स है, तो इसका जो SI यूनिट या इसका जो यूनिट होता है, SI CGS देखेंगे आगे, इसका जो यूनिट होता है न्यूटन या फिर डाइन, न्यूटन या फिर डाइन। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन या फिर डाइन, ठीक है। अब देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून इज मच लेसर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। अभी मैंने बताया था आपको कि भाई अर्थ बहुत बड़ा है, मून बहुत छोटा है। दिस इज द अर्थ, 100 टाइम्स मास ज्यादा होता है अर्थ मून। जो पृथ्वी मतलब अर्थ है, अर्थ का मास मून से 100 टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो इस पे एक बॉडी रखी हमने, सेम बॉडी अगर मून पे रखोगे तो यहाँ का फोर्स यहाँ के फोर्स से बहुत ज्यादा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ is much greater than that of मून। तो चांद के कंपैरिजन में अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए हेंस वेट WEIGHT, वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ, जो वेट होता है बॉडी का ऑन अर्थ इज मच ग्रेटर ऑन अर्थ देन मून। तो चांद से बहुत ज्यादा
वेट कहां पर होता है? अर्थ पे होता है। अच्छे से याद रखो, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, और ये जो फोर्स है प्लेस टू प्लेस भी चेंज करता है। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे बहुत ज्यादा होता है और मून पे बहुत कम होता है। लेकिन अगर बॉडी को आपने अर्थ से मून पे शिफ्ट कर दिया तो क्या चेंज होता है और क्या कांस्टेंट रहता है? उसका वेट चेंज हो जाता है लेकिन मास कांस्टेंट रहता है। ओके, सो लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन वेट, WEIGHT, वेट एंड मास। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेट एंड मास। ठीक है, तो वेट क्या होता है? नंबर वन, पहला डिफरेंस, वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस में जो अमाउंट ऑफ मैटर रहता है उसको क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। ओके, इन सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मास। ओके, सेकंड वन, इसका सिंबल यम होता है। वेट का सिंबल, सॉरी, सिंबल, सिंबल जो होता है वेट का वो होता है W। वेट का सिंबल W होता है। नंबर टू, मास का जो सिंबल होता है, मास का सिंबल होता है यम, छोटू यम। ओके, उसके बाद इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है, दो तरीके के यूनिट होते हैं। यूनिट इसका एक तो न्यूटन हो सकता है, फोर्स है ना, न्यूटन हो सकता है, या डाइन हो सकता है, न्यूटन या डाइन। और मास का यूनिट क्या हो सकता है? दो मास का यूनिट होता है, एक तो किलोग्राम या फिर ग्राम, किलोग्राम या फिर ग्राम। अब उसके बाद वेट क्या है? फोर्स है। फोर्स मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, दिस इज द वेक्टर। और मास क्या होता है? स्केलर, बिकॉज इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। पांचवा, वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। वेट जो होता है चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पे वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस वेट क्या होता है? चेंज होता है। प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है वेट, लेकिन लेकिन मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मास जो होता है ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट अच्छे से लिख लो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, हो गया? चलो ठीक है। अब इसके बाद देख लो क्या होता है। देख लो, अर्थ जो होती है, अर्थ जो होती है खुद के सराउंडिंग में घूमती है। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, अब यहां पर क्या पूछा है? यूज योर ब्रेन पावर। व्हाई वुड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर? आराम आराम से समझो, कंसेप्ट को समझो। हमारी जो अर्थ है, अर्थ ऐसी स्पेरिकल नहीं है। अर्थ इज नॉट अ स्पेरिकल कंप्लीट स्फीयर। स्पेरिकल है क्या ऐसी अर्थ? नहीं, अर्थ का जो शेप है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थ घूमने के वजह से, रोटेशन की वजह से, पृथ्वी खुद के सराउंडिंग में घूमते घूमते सन के सराउंडिंग में घूमती है, तो खुद के सराउंडिंग में घूमने की वजह से अर्थ का जो शेप है कुछ इस तरह से हो गया है। ओके, ऐसा दब गया है। तो ये जो पॉइंट है देख लो, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल। इसको क्या बोलते हैं? पोल। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये क्या बोलते हैं? इसको इक्वेटर। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो क्या होता है बच्चों, देख लो, अगर आप यहां पर रुके हुए हो, यहां पर रुके हुए हो, तो पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कहां पर? पोल पे। क्यों मैक्सिमम? बिकॉज सेंटर से नजदीक है। देखो ना, देख लो, दो चीजें अगर नजदीक होंगी तो उनका फोर्स कैसे होगा? ज्यादा होगा। बेस्ट एग्जांपल, सपोज ये मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट को मैंने नजदीक रखा तो दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा? ज्यादा होगा। तो दो मैग्नेट इमेजिन करो, दोनों का अट्रैक्शन कैसे होगा? ज्यादा होगा। अब दो मैग्नेट अगर दूर होंगे तो अट्रैक्शन कैसे होगा? कम होगा। तो पोल पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होता है, इसलिए पोल पे वेट भी, WIGHT, वेट भी कैसे होता है? मैक्सिमम होता है। वेट भी कैसे होता है? मैक्सिमम होता है। अब इक्वेटर पे देखो, सेंटर से बहुत दूर है। इक्वेटर पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम होता है। अब फोर्स मिनिमम मतलब वेट भी क्या होगा? यहाँ पे WIGHT, वेट भी कैसा होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम क्यों होता है? बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज मिनिमम। डिस्टेंस कम होता है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज मिनिमम, सेंटर इज मिनिमम। ठीक है, यहां पर डिस्टेंस कैसा है? डिस्टेंस मिनिमम है सेंटर से, और यहां पर डिस्टेंस कैसा है? फोर्स मिनिमम होने का रीजन क्या है? सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मिनिमम, फोर्स मिनिमम होने का रीजन क्या है? डिस्टेंस इज मैक्सिमम। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा
डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, ऑब्वियस है ना। सपोज आप अच्छे दोस्त हो तो आप नजदीक बैठोगे, जितने नजदीक होगे आप उतनी आपकी दोस्ती पक्की होगी। तो ये दोनों का डिस्टेंस कम है ना, तो ये दोनों की दोस्ती पक्की, ये दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स पक्का ज्यादा, इसीलिए वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर आप इक्वेटर पे चले जाओगे तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाने से फोर्स घट जाएगा, फोर्स घट जाने से वेट घट जाएगा। तो ये जो शेप है इसको 12th में एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं ऑब्लेट, नॉट ऑमलेट, हाँ, ऑब्लेट इलिप्सॉइडल, ऑब्लेट इलिप्सॉइडल, ठीक है ना। ये जो शेप है इस शेप को क्या बोलते हैं, ऑब्लेट इलिप्सॉइडल, क्या बोलते हैं, ऑब्लेट इलिप्सॉइडल। तो इसका शेप इस तरह से होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी होता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेस टू प्लेस वेरी होता है। तो अगर आप पोल से इक्वेटर पे जाओगे तो आपका वेट ऑटोमेटिक घटते जाएगा, बिकॉज पोल पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होता है, तो वेट मैक्सिमम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होने का रीजन क्या है, डिस्टेंस कम होता है, जितना डिस्टेंस कम उतना फोर्स ज्यादा, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स कम। तो वेट कहां पे मैक्सिमम होता है, पोल पे। अब आप क्या करोगे, सपोज इफ यू मूव द बॉडी, if you move the body, if you move the body at higher altitude, HIGHER, higher altitude, altitude मतलब height। अगर आप इस बॉडी को अगर आप ऊपर ले जाओगे, इस बॉडी को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इफ यू मूव द बॉडी एट हायर अल्टीट्यूड then distance from सेंटर इंक्रीजेस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इंक्रीजेस, सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो गया तो वेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ तो आपका वेट, आपका वजन थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज आप सेंटर से जितना दूर जाओगे उतना आपका फोर्स कम होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम हो गया तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम हो गया तो वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट मास एंड वेट, ये सारी चीजें हो गई किसके अबाउट, मास एंड वेट, ठीक है। तो वेट मैक्सिमम का, अब मास चेंज होता है क्या, नहीं, आप किधर भी चले जाओ, पोल पे चले जाओ, इक्वेटर पे चले जाओ, हाइट पे चले जाओ, डेप्थ पे चले जाओ, आपका मास बिल्कुल चेंज नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट। तो स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट में क्या है, physical quantities without any standard method, it is not scientifically correct to measure the physical quantity without any standard method, without any standard method आप किसी भी physical quantity को measure नहीं कर सकते। hence to keep the uniformity of measurement the standardized of measurement is followed, okay। मतलब क्या होता है, देखो, लेंथ स्टैंडर्डाइज की गई है, किधर भी चले जाओ क्या फिक्स किया गया है कि लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर। सपोज आपको मास मेजर करना है, मास, तो मास का फिक्स किया गया, ऑलवेज मेजर्ड इन किलोग्राम। सपोज टाइम है, टाइम को क्या कहा गया, टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकंड। तो किसने बताया, ये सब लोग मिलके डिसाइड किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया यूनिट का, मेजरमेंट का, कि भाई लेंथ को हमेशा आप मीटर में गिनो, मास को हमेशा आप किलोग्राम में गिनो, टाइप को हमेशा आप सेकंड में गिनो, फोर्स को हमेशा आप न्यूटन में गिनो। तो इसको क्या बोला गया, स्टैंडर्डाइजेशन। वर्क को हमेशा आप जूल में गिनो, वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आप हमेशा मीटर पर सेकंड में गिनो, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप हमेशा, टेम्परेचर के लिए केल्विन रखा गया, डिग्री केल्विन में गिनो। करंट है, सपोज करंट समझते हो, करंट का यूनिट पता है किसी को, एम्पियर, क्या एम्पियर। तो इसको क्या बोला गया, स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोला गया, स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब फिक्स किया गया कि एक फिजिकल क्वांटिटी को एक ही चीज से मेजर करना है, अलग अलग यूनिट नहीं यूज करना है, उसको क्या कहा गया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरमेंट। तो कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम है, ओके, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब आपके सिलेबस में 2 ही सिस्टम है, लेकिन मैं आपको 3 बताता हूं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो 3 सिस्टम है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 है, लेकिन मैं आपको 3 बताता हूं। पहली सिस्टम है नंबर 1 MKS सिस्टम। अब इसमें थोड़ा डिटेल नॉलेज बताऊंगा होमी बाबा के लिए, MKS सिस्टम। दूसरी सिस्टम है CGS सिस्टम, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है।
सीजीएस सिस्टम। और तीसरी सिस्टम जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पता रहने दो, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम मतलब क्या, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। मीटर, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकंड, ठीक है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। सीजीएस, सीजीएस। ऐसे एफपीएस क्या होगा, एनीबॉडी प्रेडिक्ट? एफ मींस फुट, फुट होता है ना 12 इंच का, इतना एक फुट। पी मींस पाउंड, पी मींस पाउंड। एक्चुअली ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी पता रहने दो, फुट पाउंड एंड सेकंड, फुट पाउंड एंड सेकंड। तो एफ पी एस, फुट पाउंड एंड सेकंड, फुट पाउंड एंड सेकंड। अब ये जो सीजीएस सिस्टम है इसका दूसरा नाम है गॉसियन सिस्टम। अब ये 12th की चीजें मैं आपको बता रहा हूं। गॉसियन सिस्टम, गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, इसको बोलते हैं गॉसियन सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। कौन सी सिस्टम? मैट्रिक सिस्टम। और ब्रिटिश लोग एफपीएस सिस्टम यूज करते हैं। फुट पाउंड ये चीजें कहां की है? ब्रिटिश की है, तो इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। अच्छे से याद रख लो, 12th के लिए अभी से प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। तो अगर किसी ने आपसे कहा कि एमकेएस सिस्टम की डेफिनेशन लिखो तो आप क्या बोलोगे? द सिस्टम इन विच, देखो आराम से समझो, द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, mass is measured in kilogram and time is measured in second is called as MKS system। तो ऐसी सिस्टम, सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, तो जिसमें लेंथ मीटर में गिनते, मास किलोग्राम में गिनते और टाइम सेकंड में गिनते, उसको बोलने का MKS सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम मतलब द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, तो इसको क्या बोलेंगे? सीजीएस सिस्टम। तो उसको क्या बोलने का? सीजीएस सिस्टम। और एफपीएस सिस्टम मतलब द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड इज कॉल्ड एज एफपीएस सिस्टम। तो इसको क्या बोलेंगे? एफपीएस सिस्टम। एक चीज नोट करो, टाइम के लिए किसी का टेंशन नहीं है, हमेशा टाइम किस में मेजर करते? सेकंड में। और एमकेएस सिस्टम का दूसरा नाम है मैट्रिक सिस्टम, सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम है गॉसियन सिस्टम और एफपीएस सिस्टम का दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम, दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम। अब तीनों सिस्टम के अलग अलग रूल है, तीनों सिस्टम के अलग अलग रूल है। तो अब एमकेएस सिस्टम क्या बोलेगी? लेंथ मीटर में मेजर करो। सीजीएस सिस्टम क्या बोलेगी? लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करो। और एफपीएस सिस्टम क्या बोलेगी? लेंथ फुट में मेजर करो। अब इन तीनों का झगड़ा मिटाने के लिए एक नई सिस्टम आई जिसको कहा गया एसआई सिस्टम। क्या कहा गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। ओके, तो एसआई सिस्टम क्या है? एसआई सिस्टम क्या है? एसआई सिस्टम क्या है देख लो बच्चों, आराम से समझो। क्या हुआ, एक सिस्टम बनाई गई जिसको कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। ओके, कुछ लोग फिजिक्स के सारे कंट्री के फिजिक्स के जो होशियार होशियार लोग थे उनको जमा किया गया और एक बैठक बुलाई गई और इसको नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। अब इन्होंने क्या किया? फिक्स कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, और यूनिट कभी भी चेंज नहीं होंगे। जैसे कि इन्होंने फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद क्या किया गया? इन्होंने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज दिए, फंडामेंटल, जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स, कितने फंडामेंटल यूनिट दिए एसआई सिस्टम ने? 7। कितने? 7 फंडामेंटल यूनिट दिए। अब आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है लेकिन मैं डिटेल में बता रहा हूं। एसआई सिस्टम ने क्या किया? तीनों का झगड़ा मिटाया। किसका? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस का। इन्होंने क्या किया? कुछ फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या किया? 7 फंडामेंटल यूनिट दिए उन्होंने। कौन कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट दिए? नंबर 1, इन्होंने कहा लेंथ, लेंथ को हमेशा आप, लेंथ को हमेशा आप मीटर में मेजर करना। नंबर 1, इसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा, इन्होंने कहा मास, मास को आप हमेशा किलोग्राम में मेजर करना। नंबर 3, टाइम, टाइम, इन्होंने क्या कहा? टाइम को हमेशा सेकंड में मेजर करना। सभी लोग टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। 4th, इन्होंने कहा करंट, करंट को सभी लोग क्या करेंगे? एम्पियर में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? एम्पियर में। अब ये चेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद 5वां, इन्होंने कहा टेम्परेचर, टेम्परेचर को सभी लोग, टेम्परेचर को सभी लोग केल्विन में मेजर करेंगे, डिग्री केल्विन में, सेल्सियस में नहीं, ठीक है। और 6th वन, इन्होंने कहा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, प्रकाशाची तीव्रता। एक्चुअली ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है लेकिन हम इंटेंसिटी की तीव्रता, जैसे दोपहर में सन बहुत ज्यादा हीट बाहर डालता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? प्रकाशाची तीव्रता जास्त है, ठीक है ना। तो इसको मेजर करते हैं कैंडेला में। किसमें? कैंडेला में। और फाइनली,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब ये चीजें आगे आएगी आपको, आपके सिलेबस में एक्चुअली है भी नहीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन अभी याद कर लोगे तो बहुत ज्यादा काम आएगा आगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हैं मोल में। अब सिर्फ मेमोराइज कर लो, आगे ये सारी चीजें आपको पता लगेगी। तो एसआई सिस्टम क्या किया, इन्होंने तीनों का झगड़ा मिटाया, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस का। इन्होंने क्या किया, 7 फंडामेंटल यूनिट दिए। इन्होंने कहा लेंथ को आप हमेशा मीटर में मेजर करना, सेंटीमीटर कभी नहीं लेना, मास को हमेशा किलोग्राम में ही मेजर करना, टाइम को सेकंड में ही, करंट को एम्पियर में ही, टेम्परेचर को केल्विन में ही, इंटेंसिटी को कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करना। तो ऐसा काम किया किसने, एसआई सिस्टम ने। तो एसआई सिस्टम का लॉन्ग फॉर्म क्या था, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, ठीक है। अब उसके बाद आए फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब ये अभी जो बताया ना मैंने, उसको क्या बोलने का, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की मैं आपको 12th की डेफिनेशन दे दूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, QUANTITIES, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ऐसे क्वांटिटीज जो मेजरमेंट करने के लिए, गिनने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करते, उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो द फिजिकल क्वांटिटी लिखो, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, QUANTITIES, द फिजिकल क्वांटिटीज which does not depend, which does not depend, which does not depend on other physical quantity, other physical quantity, other physical quantity for its measurement, for its measurement, measurement is called फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब जिसको मेजर करने के लिए कोई और चीज मेजर करने की जरूरत नहीं, उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कि मास सीधे मेजर करो ना भाई, जाओ तराजू में बैठ जाओ, डायरेक्टली मेजर करो किलोग्राम में, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ सीधे मेजर करो, लेंथ मीटर। उसके बाद टाइम सेकंड, घड़ी देखो टाइम बोलो सेकंड, फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद करंट सीधे सीधे मेजर करो एम्पियर में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फिर फंडामेंटल तो सारे ही फंडामेंटल है, जैसे कि सर आप क्या करो, एरिया सीधे सीधे मेजर करो। एरिया सीधे सीधे मेजर नहीं होता, एरिया मेजर करने के लिए पहले लेंथ मेजर करना पड़ेगा, फिर ब्रेथ मेजर करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है क्या, नहीं। तो एरिया फंडामेंटल है क्या, नहीं। तो पहले लेंथ मेजर करो, ब्रेथ मेजर करो, मल्टीप्लाई करो, फिर एरिया आएगा, ठीक है। तो जिसके फॉर्मूले नहीं होते उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल। जिसके फॉर्मूले डायरेक्टली जो मेजर करते हैं उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल। ऐसे कितने क्वांटिटी है फंडामेंटल, 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसको बेसिक क्वांटिटीज भी क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। लिखो अब स्टैंडर्ड्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसके स्टैंडर्ड कैसे बने, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कैसे बने। तो एक्चुअली 7 स्टैंडर्ड बताने चाहिए थे, लेकिन एक ही बताया है आपके सिलेबस में, मैं 2-3 बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अब क्या किया गया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, देख लो पेरिस में एक लोकेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो मतलब कमेटी होती है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, वेट से रिलेटेड, वेट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड एक इंटरनेशनल कमेटी है, एक इंटरनेशनल ब्यूरो है पेरिस में, जहां पर क्या किया गया, एक प्लैटिनम और इरिडियम एक एलिमेंट है, मेटल है, प्लैटिनम और इरिडियम का एक एलॉय है जिसका सिलेंडर रखा गया, सिलेंडर मतलब एक मेटेलिक पीस, एक टुकड़ा, सिलेंडर रखा गया, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल, एलॉय मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ मेटल, मेटल के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, सम्मिश्र, ठीक है ना। तो प्लैटिनम और इरिडियम 2 मेटल का मिक्स करके एक स्टैंडर्ड, एक एलॉय, एक टुकड़ा रखा गया, सपोज ये ऐसा, और इसका नाम उन्होंने क्या रखा, 1 किलोग्राम फिक्स कर दिया। उन्होंने क्या रखा इसका नाम, 1 किलोग्राम, मतलब इसके मास के बराबर सारे चीजों को क्या बोलना है, 1 किलोग्राम रखा गया, ठीक है ना। तो द मास ऑफ दिस सिलेंडर इज कॉल्ड एज 1 किलोग्राम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो पूरी दुनिया ने एक एग्रीमेंट किया, पूरी दुनिया में एक एग्रीमेंट हुआ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सिर्फ एक कंट्री नहीं है, पूरी दुनिया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पूरी दुनिया ने माना अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मास ऑफ
mass of this cylinder, mass of this cylinder is called 1 किलोग्राम। तो इसके मास को क्या बोला गया? 1 किलोग्राम। उसके डबल कर दो 2 किलोग्राम, उसके ट्रिपल कर दो 3 किलोग्राम। ठीक है, तो अब इसका जो सैंपल था हर प्लेस पे रखा गया। ठीक है, तो द एट द सेम टाइम प्लेटिनम इरिडियम बार इज केप्ट, it has two fine lines engaged on it। ठीक है, official accurate copies of this prototype is kept at the standard laboratories all over in the world। अब पूरे दुनिया के जो लेबोरेटरीज थे, हर लेबोरेटरीज में इसका एक एक कॉपी रखी गई। ठीक है ना, इतना मास, इतने मास को क्या बोलना है? 1 किलोग्राम। इसके डबल हो गया 2 किलोग्राम, इसके ट्रिपल हो गया 3 किलोग्राम। द टाइम रिक्वायर्ड, अब ये हो गया मास के बारे में, ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया किसका? मास का। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मास किसको बोलना है? पेरिस में एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट है, जिसमें एक प्लैटिनम और इरिडियम का एक एलॉय है, एक सम्मिश्र, एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा रखा गया है, उसके वजन को क्या बोलना है? 1 किलोग्राम। पूरे इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया और इसकी एक एक कॉपी दुनिया के हर लेबोरेटरी में रखी गई और उसके मास को क्या बोलना है? 1 किलोग्राम। उसके डबल मास होगा 2 किलोग्राम, ट्रिपल होगा 3 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया मास का स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं टाइम का स्टैंडर्डाइजेशन कैसा गया। एक्चुअली टाइम का अलग है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो मैं बताता हूं टाइम का स्टैंडर्डाइजेशन कैसा किया गया। ठीक है ना, तो जो टाइम लगता है फॉर वन रिवोल्यूशन, फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड इटसेल्फ टाइम को कितना लिया गया? 24 आवर। कितना लिया? HOUR 24 आवर। जो अर्थ होती है, अर्थ को खुद के सराउंडिंग में एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए कितना टाइम लिया गया? 24 आवर। अब इसके क्या, सपोज ये 24 आवर है, इसके 24 पार्ट किए गए और एक पार्ट को बोला गया, वन पार्ट को बोला गया 1 आवर। अब ये 1 आवर है, समझो 1 आवर के 60 पार्ट किए गए, इसके 60 पार्ट के एक पार्ट को बोला गया 1 मिनट। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। कितने होते हैं? 60 मिनट। अब ये 1 मिनट है, इसके 60 पार्ट किए गए और एक पार्ट को क्या बोला गया? 1 सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। एक्चुअली ये 60 बेस न्यूमेरिक सिस्टम होती है, जैसे हमारी 100 बेस है, 1 2 3 4 5 100 तक, तो 60 बेस न्यूमेरिक सिस्टम है, ये बेबीलोन कंट्री ने डिस्कवर की है। ठीक है, तो ये टाइम मेजर करने के लिए यूज होती है। तो टाइम 1 सेकंड किसको बोलेंगे? एक रिवोल्यूशन अर्थ को अपने सराउंड पूरा करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। उसका एक पार्ट 1 घंटा, 1 घंटे के 60 पार्ट उसको बोलेंगे 1 मिनट, और 1 मिनट के 60 पार्ट उसको बोलेंगे 1 सेकंड। क्या बोलेंगे उसको? 1 सेकंड। ठीक है ना, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन किया हमने किसका? टाइम का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बारी आई हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट की। किसकी? लिखो हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट। एंसिस्ट टाइम में, मतलब पुराने जमाने में मेजरमेंट के लिए क्या यूज किया जाता था? हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इन एंसिस्ट टाइम फॉर मेजरिंग द थिंग्स स्टैंडर्ड पार्ट्स यूजिंग ह्यूमन बॉडी। ओके, तो हिस्ट्री में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ठीक है ना, तो मेजरमेंट के लिए ह्यूमन बॉडी पार्ट यूज होते थे। जैसे इसको 1 फुट बोला जाता था। ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी पार्ट यूज होते थे। इन एंसिस्ट इजिप्ट में पुराने जमाने में एंसिस्ट इजिप्ट में क्या किया जाता था? क्यूबिक, ओके, क्यूबिट बोला जाता था। तो एक क्यूबिट कितना डिस्टेंस होता था? क्यूबिट बोला जाता है। क्यूबिट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द मैन्स एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर। एल्बो से टिप ऑफ द मिडल फिंगर। क्यूबिट क्या होता था? डिस्टेंस फ्रॉम एल्बो मतलब कोपर, डिस्टेंस फ्रॉम एल्बो टू द टिप ऑफ मिडल फिंगर, मिडल फिंगर, हाँ, जो बीच की उंगली होती है उसके टिप तक। तो मतलब ये यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता था? क्यूबिट। लेकिन अब ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, कोई बुटका होगा, कोई ऊंचा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना। तो फिर किसके हाथ के डिस्टेंस को क्यूबिट बोलना है? तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? जो किंग होता था, राजा, उस टाइम का राजा, तो राजा के हाथ को स्टैंडर्ड माना जाता था। ठीक है, सिंस दिस डिस्टेंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिंस दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस था, सिंस दिस डिस्टेंस वेरी फ्रॉम
since this distance vary from person to person, from person to person, this distance vary from person to person, person to person, the length of king's hand, किंग्स हैंड जो राजा होता था ना, किंग्स हैंड, अभी राजा तो एक ही होगा, वो बदलेगा क्या, नहीं, किंग्स हैंड इज टेकन एज 1 क्यूबिड, इज टेकन एज 1 क्यूबिड, ठीक है ना। तो एंसिस टाइम में क्या किया जाता था, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का यूज मेजरमेंट के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज किया जाता था। इजिप्ट में एंसिस टाइम में एक यूनिट बना जिसको क्यूबिट कहा जाता था। क्यूबिट क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर। अब ये जो डिस्टेंस होता था पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, तो चेंज नहीं हो इसलिए अगर राजा तो एक ही आदमी होगा ना, तो राजा के जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिट, दैट इज कॉल्ड एज क्यूबिट, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिट। अब इंडिया में ओल्डन टाइम में, इंडिया में क्या होता था, ओल्डन टाइम में मेजरमेंट ऑफ गोल्ड किया जाता था गुंज में, गुंज, 1 गुंज सोना, 2 गुंज सोना। तो गोल्ड मेजरमेंट के लिए, गोल्ड मेजरमेंट के लिए इंडिया में, इन इंडिया में गोल्ड के मेजरमेंट के लिए गुंज एक यूनिट यूज होता था। तो गुंज क्या होता था, गुंज इज एक्चुअली द सीड ऑफ ट्री। गुंज क्या था, सीड ऑफ ट्री, सीड ऑफ ट्री, किसी ट्री का बीज था, उसके वजन की इतना सोना, मतलब 1 गुंज, उसके डबल 2 गुंज, उसके ट्रिपल 3 गुंज, ठीक है। अब उसके बाद फॉर मेजरिंग टाइम एंड आवर ग्लास, टाइम मेजरमेंट के लिए, टाइम मेजरमेंट के लिए आवर ग्लास यूज होता था, आवर ग्लास। आवर ग्लास मतलब क्या किया जाता था, एक ग्लास होता था, उसमें रेती भर के रखी हुई जाती थी और उसको एक होल होता था, तो पूरी रेती नीचे गिरने तक जितना टाइम लगेगा उसको कहते थे 1 आवर। इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता था एंसिस टाइम में। तो ये गोल्डन डेज में, पुराने जमाने में इस तरह के गुंज, क्यूबिड, आवर ग्लास, ये सारी चीजें पुराने जमाने में यूज होती थी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन था पुराने जमाने का, ओल्डन डेज का, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। तो एक्यूरेट मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होगा, अच्छे से समझो। हाँ, पहला इंपॉर्टेंस, नंबर 1, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन पर्पस, दिस इज अप्रोप्रिएट डिवाइस इज चूजन। तो इंपॉर्टेंस देखो, हाँ, अप्रोप्रिएट, योग्य, अप्रोप्रिएट डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट के लिए अपने एक अप्रोप्रिएट, एक योग्य डिवाइस निवड़ किया, मेजरमेंट, ओके, अप्रोप्रिएट डिवाइस अगर यूज किया तो मेजरमेंट आपका गलत होगा क्या, नहीं। सेकंड इंपॉर्टेंस, प्रीशियस थिंग, आर्टिकल, ग्रेट एंड दोज आर नीडेड इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटीज हैव मेजर्ड एक्यूरेटली। प्रीशियस मेटल्स आर यूज्ड एक्यूरेटली। मतलब सपोज आपको सोना खरीदना है, ठीक है, सपोज आप जवारी लेने चले गए, जवारी 1 आधा किलो कम ज्यादा हो गई, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। लेकिन आप अगर गोल्ड खरीदने गए, 1 आधा ग्राम भी गोल्ड अगर कम ज्यादा हो गया तो चुनना लग जाएगा ना। सपोज आपने ज्यादा ले लिया तो आपका फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है ना। तो जो प्रीशियस होते, प्रीशियस मतलब मौल्यवान, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे क्वांटिटी के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है ना। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए पूरे, तो 1 ग्राम भी आप कम ज्यादा नहीं दे सकते, ओके। एक्यूरेट टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई ना, मतलब इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा आ गया, ओके, मेजरमेंट। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंपॉर्टेंस होगा। जो प्रीशियस होता है, मौल्यवान वस्तु, उसका थोड़ा भी वजन कम ज्यादा हो गया तो नहीं जम सकता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। अब इसके बाद क्या देखेंगे, मेजर कॉज ऑफ एरर। कॉज मतलब कारण, कॉज ऑफ एरर इन मेजरमेंट, एरर मतलब चुका, एरर इन मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट गलत किस वजह से होगा, ओके। मेजर कॉज, कॉज मतलब कारण, कॉज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट। तो मेजरमेंट कहां कहां गलत हो सकती है। नंबर 1, एरर ऑकर इन अप्रोप्रिएट डिवाइस इज नॉट यूज, ओके। पहली एरर कहां होगी, एरर ऑकर इफ अप्रोप्रिएट डिवाइस इज नॉट यूज, एरर ऑकर इफ appropriate, error occur if appropriate device is not used। मतलब क्या, सपोज मुझे अभी तक याद है, मेरी मम्मी ने एक बार घी लाई थी, घी, तो उस जहां से घी लाई मतलब तूप, तो मेरे मम्मी को शक हुआ कि वो घी
कम आ गया, तो उन्होंने जाके क्या किया, दूसरे दुकान पे जाके वो मेजर किया, तो वो कम निकला, ठीक है ना। तो जो डिवाइस जिससे आप यूज कर रहे हो, जो उपकरण आप यूज कर रहे हो, वो अगर गलत होगा तो मेजरमेंट करेक्ट होगा क्या, नहीं, ठीक है ना। तो एरर ऑकर इफ अप्रोप्रिएट डिवाइस इज नॉट यूज, योग्य उपकरण जर वापरलं नाही तर चुका होऊ शकतात. ओके. नंबर टू दूसरा क्या होगा, ऑल्सो डिवाइस इज नॉट यूज प्रॉपरली, एरर डू ऑकर इन मेजरमेंट. ओके. एरर इफ डिवाइस is not used properly then error occurred. इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर. इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन एरर. मतलब इंस्ट्रूमेंट तो करेक्ट है लेकिन आपको यूज ही करना नहीं आता, कैसे यूज करना पता नहीं, तो आप कैसे भी यूज कर रहे हो, तो आदमी की वजह से एरर होना, इंस्ट्रूमेंट खराब है क्या, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन एरर, ठीक है ना. तो अगर आपने फाल्टी डिवाइस यूज किया, फाल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज किया तो एरर आएगा, या फिर डिवाइस को सही तरीके से यूज नहीं किया तो भी क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा. तो इस वजह से क्या होता है, एरर प्रोड्यूस होता है. क्या होता है, एरर प्रोड्यूस होता है. तो एरर किस वजह से प्रोड्यूस होता है, उसका इंपॉर्टेंस, ये दोनों चीजें हमने कवर कर ली. अब इसके बाद आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन. ओके. स्टैंडर्डाइजेशन देख लो बच्चों, लिखो स्टैंडर्डाइजेशन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो स्टैंडर्डाइजेशन. तो हर बार यूनिट का या फिर स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है. ओके. ओके. स्टैंडर्डाइजेशन is checked time to time by government. अब क्या होता है, बार बार एक आपने क्या किया, 1 किलोग्राम का ये स्टैंडर्ड बनाया, ये क्या है 1 किलोग्राम. ओके. 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड है ये, इसका डबल हो गया 2 किलोग्राम, इसका ट्रिपल हो गया 3 किलोग्राम. अब यूज करते करते क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, इतना पार्ट इसका घिस गया, ये कम हो गया. अब सोचो इतना पार्ट अगर कम हो गया, इसको आप यूज कर रहे हो स्टैंडर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा ना. तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको हमेशा चेक करती है. जैसे पेट्रोल पंप के ऊपर 1 लीटर का डब्बा रखा हुआ होता है ताकि उनका स्टैंडर्ड चेक करे, ठीक है. तो स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है. अब आप क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करेंगे, किसकी, गवर्नमेंट की, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पहला, वेट एंड मेजर सब डिवीजन फंक्शन एज द पार्ट ऑफ फूड, अर्बन सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ चीटिंग प्रैक्टिस. इसके लिए सरकार ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है जो हमेशा वेट्स एंड मेजर के स्टैंडर्ड चेक करता रहेगा. सेकंड वन, द ऑफिसर ऑफ सब डिवीजन विजिट. इसके लिए एक सब डिवीजन बनाया गया है. गवर्नमेंट ने क्या किया, ये चेक करने के लिए सब डिवीजन बनाया, एक डिपार्टमेंट बनाया. तो जो ऑफिसर होता है किसका, सब डिवीजन का, वो क्या करता है, टाइम टू टाइम विजिट करता है, और क्या करता है, अलग अलग तरीके के शॉप, मॉल्स, पेट्रोल पंप, इनको विजिट करता है और इसका स्टैंडर्ड चेक करता है. कैसे चेक करता है, वो जो ऑफिसर होता है ना, उसके पास स्टैंडर्ड की एक एक कॉपी होती है. जैसे कि किलोग्राम है, सपोज प्लैटिनम इरिडियम का एलओ एक इस पास होगा, ठीक है, उसके पास एक एक कॉपी होगी, तो एक्यूरेसी वगैरह वो चेक करेगा. इट इज बाइंडिंग बाय लॉ टू यूज द स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर. तो इसके लिए लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया, ठीक है. बाइंडिंग बाय लॉ टू यूज स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर. अगर ऐसे नहीं होता तो लोग क्या करते, अपना अपना 1 किलोग्राम बनाते, ठीक है. मैं बनाता इतने बड़े को 1 किलोग्राम, आप बोलते इतने को 1 किलोग्राम, कोई बोलता इतने को 1 किलोग्राम. ऐसा चलेगा क्या, नहीं. उसके लिए एक इंटरनेशनल रूल बनाया गया है, एक कायदा बनाया गया है, कानून बनाया गया है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसका एक लाइसेंस होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू किया जाता है, ठीक है ना. तो मेजर सब डिवीजन ग्रांट लाइसेंस. तो ये क्या किया जाता है, लाइसेंस होता है इसका, एक ऑफिशियली एक लाइसेंस होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को या दुकानदार को दिया जाता है, ठीक है ना. तो स्टैंडर्ड फॉर 6 फंडामेंटल यूनिट. ओके. 6 फंडामेंटल यूनिट के लिए, जो कि मीटर फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होते. मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, उसके बाद एम्पियर, ये करंट है, एम्पियर, कैंडेला,
कैंडेला, इन सारों के जो स्टैंडर्ड है, मतलब 1 मीटर किसको बोलेंगे, 1 किलोग्राम किसको बोलेंगे, 1 सेकंड किसको बोलेंगे, 1 केल्विन किसको बोलेंगे, 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, 1 कैंडेला किसको बोलेंगे, ये सारे रखे हुए कहां पे, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एट दिल्ली, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एट दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है वहां पे इसके सारे स्टैंडर्ड रखे हुए, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, उसके मुताबिक ही हमें काम करना पड़ेगा। तो ये सारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, गवर्नमेंट की, जिन्होंने इसके हिसाब से एक रूल बनाए, कायदे बनाए, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, तो एक टीएमसी नोट लिखो, नोट, एक टीएमसी का मतलब क्या होता है, नोट 1 टीएमसी इज इक्वल टू 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, 1000 T for thousand, 1000 मिलियन, M for मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख होता है, मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6, 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, 3 और 6 9, 1000 मिलियन क्यूबिक, C for क्यूबिक, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, 1 टीएमसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, और 1 क्यूबिक फीट मतलब क्यूबिक फीट, 1 क्यूबिक फीट का मीनिंग क्या होता है, 28.317 लीटर, 28.317 लीटर, और एक टीएमसी क्या हो जाएगा, फिर एक टीएमसी क्या हो जाएगा, 28 31 28 31 68 46 592 लीटर, 592 लीटर, सीधी सी बात है, देख लो। ये इसके दो के बाद पॉइंट है, अब ये 9 आना चाहिए, 6 और 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट, ये 6 और 3 9 मल्टीप्लाइड बाय ये, तो 1 टीएमसी मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6, 10 लाख, और क्यूबिक फीट मतलब 28.317, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये सारा थ्योरी पार्ट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, थ्योरी पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, एटॉमिक क्लॉक, व्हाट इज एटॉमिक क्लॉक एंड वेयर इट इज केप्ट, ये छोटी छोटी चीजें हम डिस्कवर करेंगे। ठीक है ना, तो एटॉमिक क्लॉक किसको बोलते हैं, लिखो, हेडिंग लिखो, एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, कौन सा, सीसियम, सीसियम, ठीक है ना, सीसियम, पूरा स्पेलिंग लिखो इसका, सीसियम, सीसियम एक एलिमेंट होता है, सीसियम या फिर अमोनिया, कई बार अमोनिया भी ले लेते हैं, ठीक है ना, अमोनिया, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, सीसियम या अमोनिया एक एलिमेंट होता है, इस अभी ये आंकड़ा दिया नहीं गया, 12वीं से दे रहा हूं मैं आपको, इसके अंदर 91 92 63 17 70, 91 92 63 17 70, ये 12th में है आपको, इतने वाइब्रेशन अगर होंगे इसमें, ये सीसियम या अमोनिया में इतने वाइब्रेशन अगर होंगे, वाइब्रेशन समझते हो ना, इतने एटॉमिक वाइब्रेशन अगर होंगे, एटॉमिक वाइब्रेशन अगर होंगे, इतने एटॉमिक वाइब्रेशन अगर होंगे, तो इसको बोला जाएगा 1 सेकंड, इसको बोला जाएगा 1 सेकंड, एटॉमिक वाइब्रेशन, सिंपल, हाँ, एटॉमिक वाइब्रेशन। ओके, तो सीसियम या अमोनिया में 91 92 63 17 70 इतने अगर एटॉमिक वाइब्रेशन, ये हायर कंसेप्ट है, समझेगा आपको, तो उसको बोला जाएगा 1 सेकंड, उसके इसके डबल होंगे 2 सेकंड 3 सेकंड, तो ऐसे करके जो टाइम मेजर करती है क्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक क्लॉक। ओके, द क्लॉक विच वर्क ऑन द वाइब्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, द क्लॉक, इसकी डेफिनेशन लिखो, द क्लॉक विच वर्क ऑन द वाइब्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक, इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक क्लॉक। और ये बहुत एक्यूरेट होती है, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा हाई होती है, जो करेक्ट टाइम मेजर करती है, थोड़ा सा भी चेंज इसमें नहीं होता। और इसमें क्या यूज होता है, सीसियम मेटल या अमोनिया, इसमें इतने वाइब्रेशन हुए तो उसको बोला जाता है 1 सेकंड। अब ये कहां पे रखी हुई है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी इन दिल्ली, सेम नेशनल कहां पर रखी हुई है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी इन दिल्ली, जो एक्यूरेट टाइम मेजर करती है, टाइम कम ज्यादा नहीं होता, वरना झगड़े लग जाते ना, ठीक है ना, तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसके बाद एटॉमिक क्लॉक तो हो गया,
जो एटॉमिक वाइब्रेशन या मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन पे बेस्ड होती है क्लॉक, उसको बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक। अब उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट देख लो बच्चों, एक मीटर किसको बोलते हैं? एक मीटर, एक मीटर का स्टैंडर्ड क्या होता है? एक मीटर मतलब लाइट, लाइट लाइट कितने टाइम में? 1 डिवाइडेड बाय 3 लाख ले सकते हो, लेकिन एक्यूरेट क्या है? 299, 299, 792, 792, 458, 458 इतने सेकंड में। लाइट इतने सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इज कॉल्ड एज 1 मीटर। 1 मीटर क्या होता है? लाइट ने इतने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलते हैं 1 मीटर। मतलब एक सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 129979245 इसको अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ लिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली, लेकिन एक्यूरेट कितना होता है? इतना। तो इतने टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी लाइट, उसको बोलेंगे 1 मीटर। ठीक है, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ अप्रोक्सीमेटली टाइम में सेकंड, अप्रोक्सीमेटली इतने सेकंड टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको बोलेंगे 1 सेकंड। क्या बोलेंगे उसको? 1 सेकंड। ठीक है, तो ये इस तरह से ये सारी चीजें यूज होती है। तो दिस इज अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर। ये क्या हो गया? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें होती है, वो क्या है? अब देख लो यहां पर क्या है? मैच द कॉलम, दो मैच द कॉलम है, वो कर लेंगे हम। चलो आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क मतलब अभी सॉल्व करेंगे हम। लिखो, इधर है वेलोसिटी, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, मास। वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, मास, चैप्टर तो फिनिश हो गया आपका। वॉल्यूम, मास, फिर डेंसिटी। डेंसिटी कॉलम ए में ये है। कॉलम बी में क्या है? लीटर, किलोग्राम, लीटर, किलोग्राम। उसके बाद मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। मैच द कॉलम। ठीक है, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कैसे? देख लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? मीटर। टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या गया? मीटर पर सेकंड। एरिया, एरिया देखो, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लांबी गुणिले रुंदी। लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। तो एरिया का क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम घनफल। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर का तीसरा पावर, मतलब मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, या फिर इसको लीटर में भी मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? लीटर में भी। ठीक है, मास किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैसे? देख लो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मैं आपको बता रहा था, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या हो गया? डेंसिटी का यूनिट हो गया। किसका हो गया? डेंसिटी का हो गया। फिनिश। चलो, तो इस तरह से हमने ये कॉलम को मैच कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जिससे हमने मैच द कॉलम कर दिया। अब सेकंड मैच द कॉलम देखो, ग्रुप ए, ग्रुप बी। इधर है एम के एस, एम के एस। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हैंड मीटर टाइम, हैंड मीटर एंड टाइम। ठीक है, इधर है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स, स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स। उसके बाद है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब पता है ना, जो मेजर करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल, QUANTITY, फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद किलोग्राम, उसके बाद वेक्टर, वेक्टर। उसके बाद इनएक्यूरेट मेजर, इनएक्यूरेट मेजर। आराम आराम से, चलो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। चलो देख लो, मीटर, ठीक है, टाइम, हैंड, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हैंड क्या होगा? इनएक्यूरेट मेजरमेंट, हाथ से मेजर करना इनएक्यूरेट होता है। मीटर क्या है? ओके,
ठीक है, MKS क्या करोगे, किलोग्राम, K फॉर किलोग्राम, ठीक है। मीटर क्या करोगे, मीटर इज स्टैंडर्डाइज्ड मेजर, स्टैंडर्डाइज है ना, बदलता नहीं है। और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम इज फंडामेंटल क्वांटिटी। मीटर यूनिट है, मीटर इज नॉट क्वांटिटी। हाँ, मीटर को आप बोलोगे सर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, मीटर यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, ओके। और मीटर के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, लेंथ। अगर लेंथ होता तो फंडामेंटल क्वांटिटी आप लिख सकते। मीटर इज नॉट क्वांटिटी, मीटर इज यूनिट। मीटर क्या है, यूनिट है, ठीक है। चलो लिखो, हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन देखो, why the weight of same object will be different on different planets? Why, लिखो, why the weight, WEIGHT, weight of object is different on different planet? इसका आंसर पॉज करके लिखो, different on different planet। अलग अलग प्लैनेट पे इसका जो वेट है वो अलग अलग क्यों होता है। अब अच्छे से याद रखो, वेट मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप प्लैनेट चेंज कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा। जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो गया, आपका वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड और ऑन द मास इज कॉल्ड एज वेट। व्हेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ इज पुल्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज वेट। तो अगर आप प्लैनेट चेंज कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो चेंजेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो गया, इसलिए वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चेंज हो गया तो वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द प्रिकॉशन टू टेक फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। प्रिकॉशंस, काळजी, प्रिकॉशन टू एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कौन कौन से प्रिकॉशन आप लोगे, काळजी मेजरमेंट के लिए। तो सबसे पहला कि आप करेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज करो, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। चेक कर लेना कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड, ओके, शुड बी यूज्ड। जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो प्रॉपर यूज करो, ठीक है। सेकंड वन, वी मस्ट चेक द थिंग्स वी बाय वेटेड प्रॉपरली, ओके। वी मस्ट चेक द थिंग्स वेटेड बाय शॉपकीपर। मतलब जो दुकानदार मेजर कर रहा है, हम उसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे चेक कर लेना। उसके बाद थर्ड वन जो होगा, दिस इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड प्रॉपरली। इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज। अब इंस्ट्रूमेंट तो सही है लेकिन उसको यूज बरोबर नहीं किया गया। इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज प्रॉपरली, इंस्ट्रूमेंट को क्या करना, प्रॉपरली यूज करना। इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होना, इंस्ट्रूमेंट को यूज प्रॉपरली करना, इंस्ट्रूमेंट को एक बार प्रॉपरली मेजर कर लेना था। शॉपकीपर, वी मस्ट कंफर्म दैट दिस बैलेंस कैरी द स्टैंप ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ओके। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मस्ट कैरी एक मार्क होता है उस पे, ISI वाला, ISI मार्क, ओके, जो गवर्नमेंट लाइसेंस होता है, ठीक है। मैंने बताया आपको, द बैलेंस शुड बी स्टेबल विद द पॉइंटर इन द अप्रोप्रिएट पोजीशन, ओके। तो बैलेंस स्टेबल होना चाहिए। जो बैलेंस, वेट बैलेंस होता है ना, नहीं तो एक तरफ कांटा झुका हुआ हो तो गलत हो जाएगा। बैलेंस शुड बी प्रॉपर, ओके, सेंटर में होना चाहिए, उसका पॉइंटर सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद द अंडरस्टैंड द बैलेंस शुड बी चेक फॉर द टेम्परिंग डन। द वेट यूज शुड बी प्रॉपर मेटल, ओके। जो वेट यूज कर रहे हो, द वेट शुड बी ऑफ प्रॉपर मेटल, ठीक है ना, प्रॉपर मेटल का वो बना हुआ होना चाहिए। तो मेजरमेंट करते वक्त आपको ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है ना, मेजरमेंट करते वक्त आपको ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। इट इज नेसेसरी टू गेट वेट एंड मेजर स्टैंडर्डाइज, ओके, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब उसके बाद क्या बच जाता है, ओके। तो एक चीज याद रखो, मास किसी भी प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, लेकिन वेट क्या हो जाता है, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ हम वन वर्ड स्टेटमेंट, करेक्ट वर्ड रीराइट द स्टेटमेंट, ओके। लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फॉल्स है, लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड वन, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम, ये भी फॉल्स है। Amount of matter present in the substance is called as mass, okay. Third one, the mass is a vector quantity and weight is a scalar quantity, ये भी गलत है। mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. In MKS system distance is measured in centimeter, mass in gram and time in second, ये भी गलत है। In MKS system, m for meter, k for kilogram, s for second, mass is measured in kilogram,
time in second and length in meter. As standard of mass, solid cylinder made of iridium aluminum alloy is kept at International Bureau of Weights and Measure in Paris. आयरन एल्यूमिनियम नहीं, इरिडियम एलॉय, इरिडियम प्लैटिनम, ओके। किसका एलॉय यूज किया गया? इरिडियम प्लैटिनम, इरिडियम का एलॉय, प्लैटिनम इरिडियम, एल्यूमिनियम आयरन का क्या नहीं। इन इजिप्ट एंसिस टाइम द डिस्टेंस फ्रॉम मैन्स एल्बो टू द टिप ऑफ हिज मिडल फिंगर वाज कॉल्ड एज स्पैम। नहीं, स्पैम नहीं बोलते थे उसको, क्यूबिट बोलते थे। क्या बोलते थे? क्यूबिट बोलते थे। एल्बो टू एंड ऑफ मिडल फिंगर इज कॉल्ड एज क्यूबिट, उसको क्या बोलते थे? क्यूबिट बोलते थे। क्या है? क्यूबिट बोलते थे, ठीक है। तो बॉडी पार्ट से क्वांटिटी मेजर करना क्यों प्रॉपर नहीं होता? बिकॉज पर्सन टू पर्सन बॉडी पार्ट्स अलग अलग लेंथ के होते हैं, तो बॉडी पार्ट से हम उसको यूज नहीं करते। तो ये सारी चीजें जो मेरे क्लास के स्टूडेंट है, ये सारे इसके एक्सरसाइज, होमवर्क, सारे नोट्स लिख के अच्छे से मुझे व्हाट्सअप कर देना। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही लेक्चर में जिसमें हम एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।